नमस्कार। बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय राष्ट्रवाद पर एक जबरदस्त आंसर लिखने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देंगे जिसे फॉलो करके आप इस टॉपिक पर बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो एक परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रवाद के मतलब से, फिर देखेंगे कि इसके उदय के पीछे क्या कारण थे। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के अलग अलग फेजेस को समझेंगे, राष्ट्रवाद का क्या महत्व था इस पर बात करेंगे, और हाँ, इसके असर की भी समीक्षा करेंगे, मतलब अच्छा और बुरा दोनों। और आखिर में एक सॉलिड निष्कर्ष कैसे लिखना है ये भी देखेंगे। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आपको अपने एग्जाम में फॉलो करना है। चलिए अब अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे आंसर की पहली शर्त होती है एक दमदार इंट्रोडक्शन। और यहाँ इंट्रोडक्शन का मतलब है सबसे पहले ये साफ करना कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म आखिर है क्या। तो राष्ट्रवाद है क्या, ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है, एक चेतना। जब एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग, जिनका कल्चर, समाज और पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक जैसा हो, आपस में एक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, एक भाईचारे की भावना महसूस करते हैं, बस उसी चेतना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। याद रखिए, यही वो फाउंडेशनल आइडिया है जिस पर आपका पूरा जवाब टिका होगा। ठीक है, तो परिभाषा तो हमने समझ ली। अब आते हैं आंसर के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी मेन बॉडी पर। सवाल यह है कि भारत में राष्ट्रवाद की ये भावना जागी कैसे, इसके पीछे क्या कारण थे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये हमारे पूरे डिस्कशन का, कह सकते हैं, एक रोड मैप है। आप देख सकते हैं कि हम कैसे कारणों से शुरू करेंगे, फिर उसके विकास और अलग अलग फेजेस को देखेंगे, और आखिर में इसके असर पर बात करेंगे। ये आपको एक बर्ड्स आई व्यू देता है। अब देखिए, ये कितनी मजेदार बात है, यह यूं कहें कि विडंबना है, कि भारत में राष्ट्रवाद जगाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं अंग्रेजों का था जिनके खिलाफ ये भावना पनप रही थी। हुआ ये कि ब्रिटिश शासन ने अपने फायदे के लिए पूरे भारत को एक एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ला दिया, एक जैसा कानून, एक जैसी व्यवस्था। फिर उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, पोस्ट ऑफिस खोले। इससे हुआ ये कि पहली बार बंगाल में बैठा कोई व्यक्ति मद्रास में बैठे किसी व्यक्ति से आसानी से जुड़ सकता था। इस फिजिकल यूनिटी ने अनजाने में ही एक इमोशनल और पॉलिटिकल यूनिटी की नींव रख दी। पॉलिटिकल कारणों के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था पैसा, यानी इकोनॉमिक कारण। अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो पूरी तरह से भारत का शोषण करने वाली थीं। हमारे पारंपरिक उद्योग धंधे तबाह हो गए। और फिर दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी। ये एक गेम चेंजर था। पहली बार लोगों को साफ साफ समझ आया कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन सिस्टमैटिक तरीके से इंग्लैंड भेजा जा रहा है। जाहिर है, इस समझ ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भर दिया। अब एक और दिलचस्प फैक्टर था एजुकेशन और समाज सुधार। देखिए, अंग्रेजों ने अपने लिए क्लर्क तैयार करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन शुरू की, लेकिन ये उनके लिए एक दो-धारी तलवार साबित हुई। इसी शिक्षा की वजह से भारतीय लोग लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म जैसे आइडियाज के संपर्क में आए। दूसरी तरफ राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज और दयानंद सरस्वती के आर्य समाज जैसे आंदोलनों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर किया और लोगों में एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया आत्मसम्मान जगाया। तो एक तरफ तो ये सब धीरे धीरे हो ही रहा था, पर फिर कुछ ब्रिटिश वाइसरॉय ने ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने सचमुच आग में घी डालने का काम किया। जैसे लॉर्ड लिटन का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी लगा दी। फिर आया इल्बर्ट बिल विवाद, जिसने ये साफ कर दिया कि अंग्रेज भारतीयों को अपने बराबर नहीं समझते। और शायद सबसे बड़ा ट्रिगर था 1905 में लॉर्ड कर्जन का बंगाल को बांटने का फैसला। इस एक घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी और राष्ट्रवाद को एक नई धार दे दी। तो अब जब राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी थी, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन में कैसे तब्दील हुई, इसके भी अलग अलग फेजेस हैं। चलिए अब राष्ट्रीय आंदोलन के इन चरणों को समझते हैं। मोटे तौर पर हम पूरे नेशनल मूवमेंट को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला था 1885 से 1905 तक का उदारवादी दौर, जब नेताओं को ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर भरोसा था। फिर 1905 से 1919 तक आया उग्रवादी दौर, जब नेताओं ने संघर्ष का रास्ता अपनाया। और आखिर में 1919 से 1947 तक चला गांधीवादी युग, जिसने इस आंदोलन को एक आम आदमी का आंदोलन, एक जन आंदोलन बना दिया। अच्छा, अब ये जो पहले 2 चरण थे, उदारवादी और उग्रवादी, इनमें फर्क क्या था, ये समझना आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप इस टेबल में देख सकते हैं। उदारवादी कौन थे? पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास के लोग। उनका तरीका क्या था? 3 Ps:
प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट, मतलब अर्जियां देना, प्रार्थना करना। वहीं दूसरी तरफ थे उग्रवादी या नव राष्ट्रवादी। इनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज और इनके तरीके थे स्वदेशी अपनाना, विदेशी सामान का बहिष्कार करना और पैसिव रेजिस्टेंस। जमीन आसमान का फर्क था दोनों की सोच और तरीकों में। ठीक है, तो हमने कारण देख लिए, आंदोलन के चरण भी समझ लिए। अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं कि इस राष्ट्रवाद का महत्व क्या था, इसकी क्या अहमियत थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। चलिए इसे पॉइंट वाइज देखते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो राष्ट्रवाद वो फेविकॉल था जिसने अलग अलग भाषा, धर्म और क्षेत्र के लोगों को पहली बार भारतीय होने के एक धागे में पिरो दिया। यही वो आइडियोलॉजिकल पावर थी जिसने लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट किया। इसने ब्रिटिश राज के शोषणकारी चेहरे को बेनकाब किया और इसी भावना के चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसा एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म बन पाया। इसके बिना एक संगठित आंदोलन की कल्पना करना भी मुश्किल था। अब एक अच्छा स्कोरिंग आंसर लिखने के लिए सिर्फ तारीफ करना काफी नहीं होता। आपको एक बैलेंस्ड व्यू देना होता है, एक क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। तो चलिए अब हम राष्ट्रवाद के प्रभाव की समीक्षा करते हैं, मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को देखते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। राष्ट्रवाद का भी ऐसा ही था। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि इसने देश को एक किया, स्वदेशी जैसे आंदोलन को जन्म दिया और हमारे अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की नींव रखी। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी था। कई बार राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ दिया गया, जिससे धार्मिक पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा मिला। अंग्रेजों ने इसी का फायदा अपनी फूट डालो और राज करो की नीति में उठाया और दुर्भाग्य से इसी के बीज आगे चल के देश के बंटवारे और सांप्रदायिक हिंसा का कारण बने। चलिए अब हम अपने आंसर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, कंक्लूजन। एक अच्छा कंक्लूजन सिर्फ समरी नहीं होता, वो आपके पूरे जवाब को एक साथ बांधता है और उसे आज के समय से भी जोड़ता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश शासन की नीतियों और परिस्थितियों से जन्मी एक बहुआयामी प्रक्रिया थी। यही वो सबसे बड़ी ताकत थी जिसने पूरे देश को एकजुट किया और आखिरकार हमें आज़ादी दिलाई। ये आपके पूरे तर्क का एक क्रिस्प और सटीक सार है। और अपने जवाब को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक सवाल के साथ, एक ऐसा सवाल जो एग्जामिनर को सोचने पे मजबूर कर दे। आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आखिर 19वीं सदी के राष्ट्रवाद के वो आदर्श आज के आधुनिक भारत के निर्माण में कितने प्रासंगिक हैं। ये सवाल आपके उत्तर को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा और एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ेगा।